अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इस वक्त हम जो है वो मैं जो हूँ वो फ़िज़िक्स के लिए ना क्लास नाइन्थ फ़िज़िक्स का मिड टर्म के लिए रिवीजन वर्कशीट जो है वो ये प्रिपेयर की थी। ये आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको देखिएगा कि ये किस तरीके से है। ये आपको पेपर के हवाले से रिवीजन तो प्रोवाइड कर देगी, लेकिन आपने जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँगा साथ में कंटेंट भी बताता जाऊँगा, तो उसको भी नोट डाउन करते जाइएगा और उसको भी देखना है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है बेस एंड एसआई यूनिट्स। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो एमसीक्यूज़ अच्छे खासे ज़्यादा आते हैं, तो आपको जहन में रखना है। तो एसआई यूनिट फॉर स्टेट एसआई यूनिट्स आपने लिखनी है। तो इसमें यूनिट्स भी लिखने के लिए कह सकते हैं, इसमें सिंबल्स भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो होता है, थर्मोडायनामिक हीट एंड मोशन कहलाता है, और टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडीज। तो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये फ्लो कर रहा होता है, इसको हम एम्पेयर से मेजर करते हैं। ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल्स लिखते हैं, जो केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा आपने। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला होता है, और उसकी जो यूनिट सिंबल होता है वो क्या होता है, सी डी होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये मैं शीट आप लोगों के साथ शेयर करा दूंगा, तो आप लोगों के जहन में रहे। इसके बाद प्रीफिक्सेस पीको और नैनो के मुताल्लिक़ यहाँ पे पूछा गया है। इसमें अब किलो भी होता है, हेक्टो भी होता है, और इसके अलावा बहुत सारी हैं। तो ये जो चार्ट है ना आपके पास, प्रीफिक्सेस का चार्ट, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो प्रीफिक्सेस का चार्ट जिसमें 10⁻³ है, 10⁻⁻6 है माइक्रो, 10⁻⁻9 है, 10⁻6 है, 10⁻9 है। ये जो चार्ट दिया हुआ है, इनके प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए, तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए पहले ही चैप्टर में से। अब लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास लीस्ट काउंट किस किस चीज़ के, आपको स्टॉप वॉच का पता होना चाहिए। स्टॉप वॉच जो हम देखते थे उसके अंदर आपको याद है कि स्टॉप वॉच का 1 सेकंड के 100 पार्ट होते थे, यानी कि रिजल्ट ऐसे आता था, यूँ लिखा आ रहा होता था 2 और ऐसे मिनट्स 52 ऐसे करके लिखा हुआ होता था सेकंड्स, और यहाँ पे लिखा होता था 36। अब ये जो नीचे छोटा सा 36 लिखा होता था, ये चीज़ शो करता था कि ये 36 जो है ये आपके पास मिली सेकेंड्स हैं। मिली सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया कि ये 1 सेकंड के 100th पार्ट को क्या करता है, मेजर करता है। अब इसी तरीके से आइए, स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। अब अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, जबकि स्क्रू गेज का, सॉरी 00 गलत लिख गया मैं, 0.01 है ये, ठीक है ना। 0.01 सेंटीमीटर है इसका। और स्क्रू गेज का भी क्या है, 0.01 मिलीमीटर है स्क्रू गेज का। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम मेजरमेंट स्क्रू गेज के थ्रू करूँगा तो वर्नियर कैलिपर के थ्रू तो ये होगा। तो अब लीस्ट काउंट के रिलेटिवली अब देखिए, द इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर तक मार्क, तो ये तो वर्नियर कैलिपर में होता है। स्क्रू गेज में 2.5 या 3 सेंटीमीटर तक होता है मैक्सिमम मार्किंग जो होती है, छोटा होता है। अब इसका लीस्ट काउंट आपसे पूछ रहे हैं, तो स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट जो होगा वो ये जो है 0.01 मिलीमीटर, ये स्क्रू गेज का है। और वो इंस्ट्रूमेंट जो 0 से 10 सेंटीमीटर विद मिलीमीटर डिवीजन है, और उसमें मिलीमीटर 0 से 10 सेंटीमीटर, ये आपका वर्नियर कैलिपर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका लीस्ट काउंट आपने बताना है तो आप लीस्ट काउंट इसमें बता सकते हैं। अब मसाई मेन स्केल रीडिंग है, तो मिनिमम मेन स्केल रीडिंग जो होगी वो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और डिवाइड कर देंगे इसे 10 से 10 डिवीजन होते हैं, 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उसी के रिलेटिवली देख लीजिएगा अगर मेजरमेंट उसके हिसाब से, यानी कि आपको लीस्ट काउंट और आपको क्या क्या चीज़ें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ना लीस्ट काउंट जो है ना वो आपको याद भी होने चाहिए और कैलकुलेट करने आने भी चाहिए। अच्छा, इससे आगे चलें, साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो मैथ से पढ़ रखा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। तो आपको याद है कि जब हम यूँ करके नंबर लिखते थे तो इसके अंदर ये ज़ीरोज़ भी इंक्लूड हो जाया करते थे जब दोनों तरफ ना। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो 4 हैं, जबकि यहाँ पे देखें तो ये पहले ज़ीरो आ रहे हैं, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। तो आखिर में 560 जो है वो आपका
साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 3 आपके पास ऐसा। कैलकुलेट, अब ये एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 5.60 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पर है -1 -2 -3 -4, तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा ये। इसी तरीके से इनको ऐड करने के लिए कहा गया, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर, यह मैंने क्लासेस में भी कई दफ़ा आप लोगों को करवाया, तो आप वहीं से देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ए यहाँ पे चेक कीजिए, तो यही यही दिया हुआ आंसर। पहले वाले के अंदर आंसर क्या दिया हुआ था, 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे। तीसरे वाले के अंदर इन्हें ऐड करना था, तो ऐड करने के बाद इसको भी 10⁻³ कर दिया, इसको भी 3 कर दिया, फिर 10⁻³ कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2.5 बचा, यहाँ पे 50, इनको ऐड किया तो 52.5 इंटू 10⁻³ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5.25 इंटू 10⁻⁴। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप जब इसे कन्वर्जन करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा। यानी कि इसको और इसको ऐड करना है, यहाँ पे पावर 10⁻³ है, यहाँ पे पावर 10⁻⁴ है, तो मैं दोनों को सिमिलर सेम कर दूँगा। इसको सेम करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, देखिए 2.5 इंटू 10⁻³ है ये, और दूसरा वाला नंबर क्या है 5 इंटू 10⁻⁴। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, एक तरफ 3 है एक तरफ 4 है, तो तुम दोनों को सिमिलर करने की कोशिश, तुम 3 को 4 कर दो या 4 को 3 कर दो। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को 4 कर देते हैं। 3 को 4 करूँगा तो पॉइंट आगे जाएगा, तो ये नंबर कम होता जा जाता है, पॉइंट पीछे आता है तो नंबर बढ़ता है। तो 0.25 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों चीज़ें सिमिलर हो गई, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको एक जैसी दिखाई। अब आप इनको ऐड करने के लिए रख दीजिए, यानी कि 0.25 इंटू 10⁻⁴ प्लस 5 इंटू 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ को कॉमन ले लें बाहर, तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5.25 इंटू 10⁻⁴। ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये सोल्यूशन कहलाता है इसका। सही, तो ये अभी मैंने नीचे भी आपको करके बताया 5.25 इंटू 10⁻⁴। ये जो मैंने करके बताया 10⁻⁴ पे करके बताया, इन्होंने 10⁻³ पे करके कैलकुलेट कर दिया, तो आंसर वही आ रहा है। इसके बाद काइनेमेटिक्स आएगा। काइनेमेटिक्स के अंदर अब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन देखना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन के अंदर आप भाई मोशन, रेस्ट और 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो होती हैं आपके पास, ट्रांसलेटरी और नॉन ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होती हैं। फिर ट्रांसलेटरी के अंदर जो टाइप्स थी, लीनियर मोशन हो गई और क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन हो गई, और ये जो इस टाइप की मोशंस थी 3 टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन की। उसके बाद फिर हमने देखा था वाइब्रेटरी मोशन सेपरेट होती है, रोटेटरी मोशन अलहदा होती है। तो वो टाइप्स ऑफ मोशंस जो हैं वो आपने सारी करनी है। इसके अलावा स्केलर और वेक्टर के दरमियान में डिफरेंस जो है उसको पूछा जा सकता है, उसको पूछा जा सकता है। अच्छा एक मिनट। अच्छा भाई, अब इसके बाद देख लीजिए कि ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। कि आपको, आप ये जानते हैं सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया मैग्नीट्यूड इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं। ये इनकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। फिर उसके अलावा इन पे अलजेब्रिक सम स्केलर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर के ऊपर अलजेब्रिक सम अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये इस तरह की कई एक एग्जांपल्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, इनके डिफरेंसेस स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। फिर इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंप्लीट डिस्क्राइब करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करूँ तो वेलोसिटी टाइम के अंदर ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया। अब अगर यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन रेड कलर की, तो ये लाइन किसको, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्यों, क्योंकि ये लाइन v/t को रिप्रेजेंट करती है। तो ये लाइन जो है एक्सेलरेशन को। अब ये जो रेड लाइन है, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो ये क्या शो करेगी
कि ये जो क्वांटिटी है ए वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये लाइन कर्व्ड है तो ये शो करेगी कि क्वांटिटी ए जो है वो वेरी कर रही है, तब्दील हो रही है। सही। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने के हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि इफ़ लाइन स्टार्ट्स मूविंग अप, अगर वाई एक्सिस के क्लोज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मसलन अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ ए, ये तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और इस ग्रीन कलर की लाइन का एक्सेलरेशन रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीन का एक्सेलरेशन कम है तो उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, लेस होगी। ए के ऊपर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इस पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस पर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, यानी कि कोई भी इन दोनों के दरमियान में फोर्स अप्लाई। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि इफ़ द लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल हो जाती है, अब ये तो कर्व हो गई, अगर लाइन पैरेलल हो किस चीज़ के, एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ग्राफ आपको ये शो करता है कि एक्सेलरेशन उस वक्त क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाने का मतलब क्या हो गया कि उस वक्त फोर्स भी क्या हो गई है, ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो हो जाने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होगा, ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है। अगर लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है यूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। चूँकि लाइन स्ट्रेट है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, लेकिन उसको मैं एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डीसेलरेशन कहूँगा। डीसेलरेशन जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा कब, जब ये एक्सेलरेशन, जब लाइन जो होगी वो डाउनवर्ड्स आ रही हो, ठीक है, मूविंग विद, ये हो गया डीसेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन, अगर लाइन कर्व है, कर्व होने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये लाइन सीधी आके ऐसे घूम गई है या ऐसे टर्न कर गई, बेंड कर गई, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स वेरिएबल कहलाएगी, फोर्स चेंज हो रही होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा। लेकिन यहाँ अपने एक्सेलरेशन हर तरफ कांस्टेंट है क्योंकि लाइन आपके पास क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। ये कॉन्सेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। ऐसे ही स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर भी इसी तरीके से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ सेम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर मैं देखता हूँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे बनने वाली लाइन जो है, देखो ये डिस्टेंस एस है और ये टाइम टी है, तो ये लाइन जो, ये वाली लाइन जो है वो एस अपॉन टी को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि क्या होती है, वेलोसिटी। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इसके अंदर लाइन किस चीज़ को शो करती है, वेलोसिटी को। अब अगर वेलोसिटी जो है लाइन स्ट्रेट है तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। अगर लाइन जो है वो कर्व हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऐसे कर्व करके, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। जैसे कि ऊपर एक्सेलरेशन वेरिएबल था, या फिर ये ऐसे आ रही होगी तो भी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वेरिएबल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिसको जस्ट दिमाग में अभी फ़िलहाल रखिएगा, इसको समझते जाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होता जाएगा। देखें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बताइए एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है जब वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा जब वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। बताइए अगर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की स्पीड टाइम ग्राफ, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, या तीसरी है। देखिए सारी लाइनें स्ट्रेट हैं तो इसका मतलब क्या है, सबकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। अब मैं तुमसे कहूँ कि रेड लाइन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या ब्लू लाइन का, तो तुम कहोगे कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, सेम होगा, और क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो नो एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस, नो फोर्स इज अप्लाइंग। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर अगर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर लाइन स्ट्रेट बन जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में चला जाता है, ठीक है ना। ये साथ साथ करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, तो वो चीज़ आपको समझ में भी आती जाएगी। तो यहाँ पर अब अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर एक लाइन जो है वो मैं कुछ इस तरीके से बना लूँ कि यहाँ पर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर अगर एक लाइन, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो अब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक लाइन ए ऐसे बन जाए स्ट्रेट यूँ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए टाइम मुस्तकिल आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस चेंज ना होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में होगा,
रेस्ट में होगा। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन और भी हो सकती है कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कल के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो बताइए इस सेंटर पॉइंट से ड्यूरिंग मोशन इसका डिस्टेंस थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये केस जो है ये इसके ऊपर भी ओवरलैप कर सकता है और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इसके ऊपर भी वाला केस। कौन से केस में? जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं? अगर ये लाइन उठ के यहां पर ऐसे आ जाए, मसलन ये ब्लैक कलर में अगर मैं ड्रॉ करूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से दूर नहीं बल्कि सेंटर पे ही रुक के खड़ा है, यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना था ऑब्जेक्ट उधर ही मौजूद है, रेस्ट में भी है और चला भी नहीं है। जबकि दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है अपने इनिशियल पॉइंट से, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर लाइन एक्स एक्सिस पे आ जाती है तो ये वाला केस आ जाएगा, अगर लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये वाला केस आएगा कि ऑब्जेक्ट पहले चला था 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आके ये रेस्ट में आ गया है। तो ये डिस्टेंस टाइम के लिए। अब ऐसे ही वेलोसिटी टाइम के लिए भी कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव कर रहा होगा बट एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। और अगर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन चाहिए तो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैल्यू भी रिलेटिवली बढ़ती चली जाती है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशंस जो है याद से कर लीजिएगा। पहली इक्वेशन वी एफ, ये मैंने क्लास में भी कराई थी, वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू वी आई टी। ये आपको याद हो, ये मैंने क्लास के अंदर बहुत तफसील से बॉयज़ गर्ल्स दोनों के अंदर करवाई है, जिसके अंदर ग्राफ बना के हम किया करते थे। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें है, इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन तकरीबन 6 नंबर की आएगी तो वो आप कर लेंगे तो नंबर ले जाएंगे, वरना नहीं। ये याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव पेपर को क्लियर करने के लिए अगर कोई बच्चा ये इक्वेशंस परफेक्टली कर ले तो उसके तकरीबन 6 मार्क्स आउट ऑफ 13 लास्ट सेक्शन में से पक्के हो जाएंगे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी 20 and 5। एक गाड़ी जो है वो रेस्ट से चली है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है इन 5 सेकेंड्स। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? यानी कि जब वो रेस्ट से चली तो इनिशियल क्या हो गई इसकी? 0। ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? फाइनल। टाइम कितना दे रहे हैं? इतने। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? वी एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पे यूनिट्स ना लिखा करो, रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही। अब चूंकि स्पीड 0 से बढ़ के ये हुई थी, लिहाजा एक्सेलरेट हो रही होगी, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। एक पहाड़ी है ऐसे करके, आप यहाँ पहाड़ी में खड़े थे और आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका। अब जब पत्थर सीधा फेंका है, ये सीधा होना चाहिए, या असल में पहाड़ी ऐसे है ये, ठीक है? इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ पे आप खड़े हैं ये यूं करके, और यहाँ से आपने एक पत्थर ड्रॉप किया, पत्थर यहाँ नीचे आके यहाँ गिरेगा। अभी क्या है, ड्रॉप्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? इनिशियल 0 हो गई। टेक 3 सेकेंड्स लगे हैं इसको। बताइए ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि इक्वेशन हम क्या लगाएंगे? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यही है, एच की जगह एस लिख लें, वी आई टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए पूरी वही चीज़ आ गई है ये। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे वी आई 0 हो जाएगा तो टी मल्टीप्लाई तो एलिमिनेट हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। हाफ जी की जगह जी की वैल्यू 10 रखेंगे, या 9.8 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वो रख देंगे, और रख के इसको सॉल्व करेंगे 3 को। ये यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने चूँकि कैलकुलेशन में दिया हुआ है, लिख देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर वही रहता है, क्योंकि यूनिट लिख के सॉल्व करेंगे ना। देखो यूनिट लिख के सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और यहाँ पे क्या आया? सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो गए तो क्या यूनिट आई? मीटर। तो लिहाजा आपको ये पता लग जाएगा कि आंसर के साथ मीटर आ रहा है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, एक्चुअल मेथड यही है कि यूनिट्स भी लिखनी चाहिए, लेकिन बगैर यूनिट के रख के सॉल्व कर लो। जब आंसर आ जाए तो वो आंसर आपको पता है कि इफ़ इट इज़ डिस्टेंस तो आप मीटर मार्क करना। तो 44.1 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं। क्लासिफाई द मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल सरफेस व्हेन द ड्रम इज हिट।
बॉल बाउंसिंग जो होती है वो भी क्या होती है, बॉल अगर एक जगह से टकरा रही है और टकरा के बैक कर रही है तो ये रिपीटेड मोशन कहला रही है, तो ये वाइब्रेशन के ज़ुमरे में आ जाएगा। इस तरीके से ड्रम जो होता है उसको भी आप हिट करते हैं तो वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है, तो वो भी वाइब्रेशन के उसमें आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द मून एग्जिबिट अराउंड द अर्थ, सूरज जो होता है वो ज़मीन के गिर्द जब चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट या मून से बाहर है। अच्छा, इस पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो सेंट्रीपिटल कहलाएगी, और कौन सी फोर्स इस पे लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी एज अ सेंट्रीपिटल। इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है फॉर्मूला। वाइब्रेटरी ट्रू एंड फ्रो मोशन आ गई, मीन अबाउट मीन पोजीशन कराती है। सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन लिख रहा है ये असल में सर्कुलर मोशन ही कहलाती है आपके पास, जो कि एक सर्कल के अंदर, या ऑर्बिटल मोशन भी कहलाती है। अब डायनामिक्स की बात की जा रही है। डायनामिक्स के अंदर आपके पास फोर्स और मोमेंटम का तस्करा होगा। इसके अंदर 3 लॉज ऑफ न्यूटन अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या था, क्या ऑब्जेक्ट मोशन रिमेन्स इन मोशन या रेस्ट रिमेन्स अनटिल अनलेस यू अप्लाई द फोर्स, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू मूव बाय इटसेल्फ। लॉ ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा इसी में। सेकंड लॉ के अंदर क्या था कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर, या सेकंड लॉ में यह है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन एंड मास देन वी हैव अ स्पेसिफाइड फार्मूला, तो वो फार्मूला लिख के आप कर सकते हैं। ठीक है ना। जबकि मोमेंटम जो है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को बयान कर रहा होता है, जबकि मोमेंटम जो है इसमें m और v आता है, लेकिन चूंकि मोमेंटम को हम फोर्स से लिंक कर देते हैं लिहाजा फोर्स और मोमेंटम को एक साथ, और फोर्स से कैसे लिंक कर पाता हूं कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास फोर्स कहलाती है, क्योंकि मोमेंटम चेंज होना फोर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि फोर्स लग रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी कमरे में अंधेरा है और लाइट का स्विच ऑफ है, अगर आपने देखा कि लाइट अचानक ऑन हुई है तो कंफर्म है कि उस कमरे में कोई ना कोई ज़रूर आया है। तो बिल्कुल ऐसा ही अगर आपके पास मोमेंटम है डेल्टा पी है, यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो कंफर्म हो गया कि उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। तो जब फोर्स की कंफर्मेशन हुई लिहाजा हम मोमेंटम के टॉपिक को फोर्स में ही पढ़ते हैं, वरना मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एम इन टू वी है, जबकि फोर्स का रिलेटिवली डेल्टा पी अपॉन टी है। और ये टी और एफ को मल्टीप्लाई करते हो, एफ और टी को, जो कि चेंज इन डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो स्ट्रेट न्यूटन लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ए 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेशन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, तो मैस आपको पता है 5 किलोग्राम, ये पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे न्यूटन्स। सही। इसके बाद क्या है, वेट एंड मैस का कॉन्सेप्ट आया है। डिस्टिंक्ट फीचर्स, डिफरेंसेस आपने वेट और मैस के कई एक पढ़ रखे हैं। अब आप जानते हैं कि एक स्केलर है, वेट, मैस स्केलर है, वेट वेक्टर है। मैस कांस्टेंट रहेगा, वेट वेरी करता रहता है, विद द हाइट वेरी कर जाता है। वेट जो होगा वो साइज ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, जबकि मैस साइज ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा वेट डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैस, की कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। वेट को हम एल्जेब्रिकली सम नहीं कर सकते, हेड टू टेल रूल के थ्रू करेंगे, जबकि मैथ्स का एल्जेब्रिक सम पॉसिबल। तो कई एक आंसर्स हो सकते हैं। ये दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, फला होता है। मून के ऊपर आपको बताया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6 होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये इन्होंने मुख्तलिफ वो दिए में कि अगर 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है तो कैसे, इफ़ अ पर्सन, ये दिया हुआ है, इफ़ अ पर्सन 600 न्यूटन, अर्थ पे उसका वजन 600 न्यूटन है, तो चांद तो 1/6 है, यानी कि कम हो जाएगा, तो इसका वजन क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 6। तो इससे करेंगे तो कितने न्यूटन आ जाएगा, सिर्फ 100, क्योंकि 1/6 है ना, 1/6 वेट है। जब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है तो वेट भी 1/6 हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स पे कोई, अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट का वजन, वेट जो है वो, एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 600 न्यूटन है, अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट मैस ऑन द बॉडी, मैस ऑन द मून, तो तुम कहोगे रिमेन्स सेम, क्योंकि बात किस चीज की हो रही है, मैस की। लेकिन अगर वेट की बात होगी तो फिर वो 1/6 कर दिया जाएगा।
आगे आता है मोमेंटम और इम्पल्स, जो अभी मैं बता रहा था। एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम, इंक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी 10 से 20, ठीक है, इन 0.5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम फोर्स। तो अब यहाँ पे बता दीजिए कि उसी के रिलेटिवली वैल्यूज आ जाएंगी और आप रख के उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो एफ डेल्टा पी अपॉन टी हो जाएगा और रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये हम क्लास के अंदर हम कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोर्स दैट कॉजेज सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ। तो अब आप ये जानते हैं कि वो फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। उसके अलावा व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल सडनली द डायरेक्शन, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूम रहा है और मैं अचानक इसको कट ऑफ कर दूं तो इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लाई आप जानते हैं कि दैट मेक्स अ टेंजेंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फोर्स कॉजिंग सैटेलाइट सेंट्रीपिटल है, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की। टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल, मेकिंग अ टेंजेंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल भी आप मार्क कर। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के ऊपर आएंगे। टॉर्क की डेफिनेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट टॉर्क जो होती है वो आर क्रॉस एफ होता है, तो एसआई यूनिट जो होगी वो मीटर और न्यूटन यानी कि न्यूटन मीटर होती है। अब ये बता रहे हैं इतने न्यूटन फोर्स इतने मीटर के ऊपर अप्लाई हुई और टॉर्क हुआ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एसआई यूनिट आपके पास न्यूटन मीटर आ जाएगा। एफ इंटू एल 15 है। आप बताओ, अगर ये कह रहे हैं 15 तो ये एफ हो जाएगा 0.5 मीटर, या आर हो जाएगा, तो आर क्रॉस एफ मल्टीप्लाई करेंगे व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू वन अनदर, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 को 1 तो 7.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये भी हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए। मसलन क्या कि एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द पोजीशन स्सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी। तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना अर्थ से क्लोज होगा, करीब होगा, उतना ही बेहतर है, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना अवे होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा बेस जो है वो जितना वाइडर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना नैरो होगा, ठीक है, और जितना नैरो होगा उतनी ही स्टेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट से तो ये चीज़ भी समझ में आए, इंक्रीजिंग द एरिया। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए देखिए, यूनिफॉर्म बीम है, एक 200 ग्राम की है, उसके ऊपर मैस लटका दिया गया है। द मैस 200 ग्राम इज प्लेस 30 सेंटीमीटर पे, पिवट ऑन वन साइड, व्हाट मैस मस्ट बी, आप हैंग करेंगे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट ऑपोजिट साइड, उसको बैलेंस करने के लिए। तो भाई एक तो टर्निंग इफेक्ट लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि ये वाला आ जाएगा एफ और आर। तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 0 0 0 इज इक्वल्स टू, ये 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगा वेट से, जो हमने मैस कैलकुलेट करना है या वेट कैलकुलेट, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो ये 300 ग्राम्स आ जाएगा आंसर। सही। तो इन्होंने मैस बता दिया है, इन्होंने यहाँ पर भी मैस बताया था और पूछा भी मैस था। लेकिन अगर ये कहते हैं नहीं कैलकुलेट द वेट, तो फिर इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे और फिर उसका वेट डब्ल्यू निकालोगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू mg के थ्रू। फिर आता है कपल। कपल मैंने क्लास में भी आप लोगों को करवाया था। कपल बेसिकली क्या चीज़ होती है फिजिक्स के अंदर, फोर्सेस होती हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो डिफरेंट लाइन, लेकिन इनके लिए खास क्या है कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो। दैट इज द डेफिनेशन। कपल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है प्योर टर्निंग। प्योर टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी अप्लाई होगी ना टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क, जरूर ऑब्जेक्ट जो होगा वो टर्न कर जाएगा, घूमेगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज पे तुम कपल अप्लाई करो और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, रुका रहे। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, कपल अप्लाई करते हैं, दोनों हाथ से घुमा रहे होते हैं लेफ्ट राइट। तो ये आपके पास एक रिवीजन के तौर पे मैंने एक वर्कशीट टाइप की ये बनाई थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। इसके अलावा जो MCQs हैं पास्ट पेपर्स के दोनों तरफ के, यानी कि मैंने दोनों शेयर्स आपसे कराए हुए हैं, मैं फिर से अभी दोबारा से करवा देता हूँ शेयर। देखिए MCQs जो आप लोगों के आगा खान बोर्ड के पास्ट पेपर्स के MCQs जो कि
हार्ड कॉपी के अंदर मैंने रखवाए थे, वो भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो रीसेट एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज, वो भी ये दोनों में से एक क्लास को मैंने सॉल्व करवाए थे, वो भी देख लीजिएगा। वो मैं दोनों शेयर आपसे करा देता हूँ। इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि जो न्यूमेरिकल्स तमाम चैप्टर के जो मैंने करवाए हैं या करने को आपसे कहे थे, वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उनका सॉल्यूशन भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। समझ लीजिए पेपर में से 30 to 40% न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, जो नॉर्मल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, स्पीड टाइम ग्राफ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, और मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि वो परफेक्ट हो जाएं कि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर सकें। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं।